हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको जो नीट 2024 का पेपर हुआ है केमिस्ट्री का वो बताऊंगी और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन एनसीईआरटी में कहाँ से आया है और विद कंसेप्ट बताऊंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट इज सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। देखो, सबसे पहले जो टाइटेनियम दे रखा है आपका, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, उसके बाद क्रोमियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीज 2 पॉजिटिव और आपका आयरन 2 पॉजिटिव और स्कैंडियम 3 पॉजिटिव। सबसे पहले क्या करना है आपको, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। जैसे आर्गन ले लेते हैं हम, यहाँ पे सबका आर्गन होता है, ठीक है। और उसके बाद जो ये होती है 4s2 4s2 3d2 4s2 3d4 4s2 3d5 4s2 3d6 4s2 3d1, मतलब ऐसे है ये, ठीक है आपका। तो इसमें से क्या है, देखो, थैलियम 2 पॉजिटिव, टाइटेनियम 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव है, सॉरी, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव में से हम 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो डी एस में से 2 निकाले, एक इसमें से, तो कितना बचा, 3d1 बचा। ऐसे क्रोमियम 2 पॉजिटिव है, तो एस में से 2 निकाले, तो इसमें कितने बचे इलेक्ट्रॉन, 4 बचे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है। मैग्नीज 2 पॉजिटिव में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, उसके बाद कितना बचा यहाँ पे, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे। Fe2 पॉजिटिव में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो यहाँ पे कितने बचे आपके, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है, 6 हो गया ये। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव में से आपके 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो यहाँ पे कितना बचा, 0 बचा। अब ये देखो, इसको क्या करेंगे, हम पेयर करेंगे, तो 3d1 में तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, क्रोमियम 2 पॉजिटिव में 4 हो गया, मैग्नीज 2 पॉजिटिव में क्या हो जाएगा आपका कि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जबकि Fe2 पॉजिटिव में आपका कितने बचेंगे, उसमें भी 5 ही बचेंगे, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 भर दिया हमने इसको, ठीक है। तो Fe2 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6, एक यहाँ गया, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे, 4। तो आपका जो क्रोमियम 2 पॉजिटिव है और आपका Fe2 पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए आपके, क्रोमियम 2 पॉजिटिव, मतलब कि आपका बी वाला, और Fe2 पॉजिटिव, बी और डी। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा। जैसे कि एनसीईआरटी में भी दिखा रखा है, देखो मैं यहाँ पे ये दिखा रखा, ये जो टेबल है, इस टेबल के अंदर देखिए, स्कैंडियम टाइटेनियम हो गया, मैग्नीज हो गया, Fe2 पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ये सारे जो दे रखे हैं, देखो 3d0 F5 6, और इनको फिर इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं यहाँ पे, फिर मैग्नेटिक मूवमेंट के अकॉर्डिंग ये दिखा रखा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 4th हो जाएगा, ठीक है। ये पेज एनसीईआरटी का जो पेज नंबर है वो आपका 102 है, उसमें इस आंसर क्वेश्चन का आंसर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 52 जो है, क्वेश्चन नंबर 52 में जो आपको दे रखा है, 1 मोल ऑफ H2O2 टू O2, मतलब कि ये नंबर ऑफ फेराडे कितने रिक्वायर्ड पड़ेंगे, और इसको आपका क्या करना है, चूज द कॉलम करना है, ठीक है। सबसे पहले देखो, ये H2O2 है जो आपका, H2O जो है वो रिएक्ट करके क्या बना रहा है, O2 बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कितनी है, 2 है, मतलब सॉरी, यहाँ पे ऑक्सीजन की कितनी है, 0 है। तो यहाँ पे क्या है, जितने भी चेंज इन ऑक्सीडेशन, जितने भी आपका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बराबर होगी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने भी जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो बराबर होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ से 2 से ये कितने जा रहा है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट जाता है, इसका जो चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है आपका, 2 फेराडे का हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका सेकंड के साथ चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, जो MnO4 नेगेटिव से आपका कितना जा रहा है, Mn2 पॉजिटिव के अंदर जा रहा है, ठीक है, ये 2 पॉजिटिव, यहाँ कितना 5, तो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है आपकी, यहाँ ये कितनी है, +7, +7 से +2 जा रहा है, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है, तो 5 का चेंज हो रहा है। 5 मतलब कि ये कितने, जितना उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वही इसके फेराडे कांस्टेंट के बराबर होगा, ठीक है। तो ये कितने, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 फेराडे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आप,
आपका ये हो गया इसके साथ, और 1 मोल वाला हो गया इसके साथ। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सेकंड के साथ है, फर्स्ट ऑप्शन सेकंड के साथ है, और बी वाला जो ऑप्शन है वो फोर्थ के साथ है। तो आंसर तो हमारा आ गया, ऑप्शन नंबर फोर्थ है जो इसका आंसर आएगा। बट यहाँ पे और देखिए, आपका जो 1.5 मोल दे रखा है कैल्शियम का, जो कि CaCl2 रिएक्ट करके बना रहा है Ca, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मोल कैल्शियम जीरो के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो 1 मोल से बन रहा है 2 फेराडे, ठीक है। ये देखो 1 मोल से कितना बन रहा है, हाँ, जो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो चेंज आया है 2 इलेक्ट्रॉन का है, जितना चेंज आएगा इलेक्ट्रॉन्स का वही उसके किसके बराबर होगा? फेराडे कांस्टेंट के बराबर होगा। तो 1 मोल बना रहा है 2 फेराडे कांस्टेंट के। तो 1 ये किसके लिए पूछ रहा है? 1.5 मोल के लिए पूछ रहा है। तो 1.5 के 1 मोल जब 2 फेराडे के लिए बना रहा है तो 1.5 कितने के लिए बनाएगा? 2 इंटू 1.5 आ जाएगा, मतलब कि 3 फेराडे। तो सी वाले का ऑप्शन जो होगा वो थर्ड का आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये अब देखो 1 मोल Fe जो FeO है वो आपका चेंज होके बना रहा है Fe2O3, ठीक है। तो यहाँ से +2 से आयरन जो है वो +3 में जा रहा है। कितना चेंज आ रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है मतलब कि वो 1 फेराडे के बराबर है। तो आपका जो Fe2 पॉजिटिव है, FeO से Fe2O3 वो किसके अंदर जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको देखो NCERT के अंदर भी दिखा रखा है आपका, डायरेक्ट जो टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें से इसको दे दिया है। 1 मोल ऑफ, देखो यहाँ पे 1 मोल ऑफ H2O2 टू O2, 1 मोल ऑफ FeO2 से Fe2O3, ठीक है। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू द फॉलोइंग। अब ये देखो 1 मोल MnO4 से Mn2 पॉजिटिव, मतलब डायरेक्ट पूछ लिया। मीन्स दैट कि आपको जो NCERT के टेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो तो छोड़ने ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि उसमें से आप खुद देख लो तीनों क्वेश्चन जो है NCERT से डायरेक्ट पूछ लिए हैं, ठीक है। तो NCERT को आपको बहुत अच्छे से करना है, समझना है और उसके बाद उसको करना है। अब देखो फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में पूछ रहा है कि जो फेलिंग सॉल्यूशन ए है वो आपका क्या होगा। यहाँ पे देखो फेलिंग सॉल्यूशन ए इज एक्वस कॉपर सल्फेट एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी इज एल्कलाइन सोडियम पोटाशियम टेट्रेट, जिसे हम रोचल साल्ट भी बोलते हैं। तो फेलिंग सॉल्यूशन ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? एक्वस कॉपर सल्फेट हो जाएगा। एक्वस कॉपर सल्फेट ये दे रखा, तो आंसर नंबर 4 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 53 है ये NCERT के पेज नंबर 239 से आया है। NCERT के पेज नंबर 239 से आया है। मैंने जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्वेश्चंस के जस्ट नीचे NCERT को क्रॉप करके इसको मतलब लगाया है मैंने। इसमें बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छे से इसको करा है। तो आप प्लीज़ इस पूरे सीरीज़ को देखना, मतलब सारे क्वेश्चंस को देखना। आपके सारे क्वेश्चंस हैं जो ऑलमोस्ट NCERT से आ रखे हैं, मैं आपको सारे दिखा भी रही हूँ साथ के साथ। आगे देखिए, देखो 239 पेज नंबर से दे रखा है ये रहा आपका 239 पेज नंबर, ठीक है। आगे देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 54 है, क्वेश्चन नंबर 54 जो क्या बोलता है, देखो क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है कि आपको रिएक्शंस दे रखी हैं, ठीक है। पहले तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, देखो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को NCERT से डायरेक्ट ना पूछ के देखो घुमा के दे रखा है। एक तो ये है और एक ये है और नीचे भी दे रखा है। सबसे पहले देखो KMnO4 है जो CS2CH3, ये बेंजीन है जो CS2CH3 बना रही है COO, ठीक है। इसमें हमें इसका रिएजेंट पूछा था क्वेश्चन में, जबकि यहाँ पे क्या है कि ये इसको दे रखा है और रिएजेंट दे रखा है, हमें इसका प्रोडक्ट बताना था। जो कि एग्जामिनर ने क्या करा, यहाँ पे इस प्रोडक्ट को दे दिया है और हमें ये रिएजेंट पूछा है। CS2CH3 जो बना रहा है आपका COO बनाएगा, तो क्या बनाएगा? KMnO4 KOH हीट के साथ करेगा। उसके बाद बेंजीन जो है आपकी ये रिएक्ट करके ये बना रही है, इसके लिए क्या रिएजेंट चाहिए आपका? एनहाइड्रस AlCl3 चाहिए, एनहाइड्रस AlCl4, मतलब कि जो डी वाला ऑप्शन है वो थर्ड के साथ चला जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन थर्ड के साथ चला जाएगा। और आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो किसके साथ चला जाएगा? आपका फर्स्ट के साथ चला जाएगा। ये देखो एक मिनट आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे देखो ये देखो यहाँ पे इस रिएजेंट को आगे पूछा है और इसको ऐसे करके दे दिया है।
ठीक है। तो देखो फर्स्ट जो है इसमें क्या होता है कि जो आपका O3 है और दो बेंजीन के बीच में बॉन्ड बना के इसको ऑक्सीजन के साथ बल दिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस बोलते हैं। मतलब कि रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में O3ZnH2O यूज़ होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि डबल बॉन्ड को तोड़ो और दोनों तरफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ो। ठीक है, अगर Zn आ जाए तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होता है। अगर O3H2 आ जाए डायरेक्ट, Zn ना दे, तो उसे हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस बोलते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन को जोड़ा और डबल बॉन्ड ये पाया, तो इसका ए का क्या हो जाएगा, फोर्थ। ए का फोर्थ जो है आपका, एक तो ये ऑप्शन है, एक ये। डी का हमने क्या मिला था, डी का हमें थर्ड मिला था, अभी देखा था कि डी का हमने क्या मिला, थर्ड वाला मिला। उसके बाद ऑप्शन नंबर जो है ये बी जो है वो एनहाइड्रस AlCl4 हो गया। AlCl3 में क्या होगा, जो आपका बेंजीन है इसको ऐसे कर रखा है और Cl ये एनहाइड्रस AlCl3 क्या करता है, इस क्लोरीन को यहाँ से ले जाता है और एनहाइड्रस AlCl4 का फॉर्मेशन कर देता है और यहाँ पे नेगेटिव कुछ चार्ज बना देता है, और ये नेगेटिव जो है वो बेंजीन के साथ रिएक्ट कर जाती है और ऐसे फॉर्मेशन कर लेती है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका OH से कीटोन बन रहा है। ठीक है, OH से मतलब कि ये CO3 बन रहा है, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन का फॉर्मेशन जो होता है वो CrO3 करता है आपका। ठीक है, नीचे देखिए, ये देखो ये CrO3 कर रहा है, और यहाँ पे हमें डायरेक्ट क्या करना था, इसका रिएजेंट पूछना था। मतलब कि ऑप्शन नंबर जो इसका ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये पेज नंबर 257 पे दे रखा था, पेज नंबर 257 पे है, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ठीक है, इंटेक्स क्वेश्चन को पूछा था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखो, जो आपका अल्कोहल रिएक्ट कर रहा है इंस्टेंटेनियसली विद लुकास रिएजेंट के साथ, इनमें से कौन सा है वो। देखो यहाँ पे देखो, जो आपका अल्कोहल जो होता है, इन केस ऑफ टर्शरी अल्कोहल टर्बिडिटी इज प्रोड्यूस इमीडिएटली एज द फॉर्म ऑफ हैलाइड इजीली। प्राइमरी अल्कोहल जो होता है जो टर्बिडिटी को नहीं देता रूम टेम्परेचर पे, जो कि कौन देता है, टर्शरी दे देता है, वो भी इमीडिएटली देता है लुकास रिएजेंट को। और इसने यही पूछा है कि इंस्टेंटली जो लुकास रिएजेंट को देता है वो कौन देता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, टर्शरी अल्कोहल आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे जो पेज नंबर दे रखा है ये आपका, मतलब ये देखो टर्शरी अल्कोहल जो ये दे रखी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके NCERT के पेज नंबर 208 पे दे रखा है, 208 पे दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब कि इसमें पूछा है कि किसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है सेम मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो आपका फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इन तीन एलिमेंट से अगर हाइड्रोजन आके, ये तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अगर हाइड्रोजन अटैच हो रहा है तो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो देखो इट इज़ फॉर्म बाय हाइड्रोजन एटम इन बिटवीन द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन प्रेजेंट विद इन सेम मॉलिक्यूल के अंदर, उसके अंदर अर्थोनाइट्रोफॉर्म द हाइड्रोजन इज इन बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम। तो देखो ये ऑप्शन वो भी दे रखा था आपका, ये देखो डायग्राम, डायरेक्ट डायग्राम को उठा के पूछ लिया है कि इसके अंदर क्या होगी, सेम मॉलिक्यूल में होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और डिफरेंट में होगी तो उसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये NCERT के पेज नंबर आपका 132 पे दे रखा है ये। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 57, इसमें देखो NCERT में ना इसकी वो दे रखी है, आपको टेबल दे दी है। हालांकि आप इसे हाइब्रिडाइजेशन से कर सकते हो कि जो NH3 होता है वो आपका क्या होता है, NH3 आपका sp3 होता है, BrF3 जो होता है sp3d2 होता है। ठीक है, और ये होता है आपका sp3d2 होता है, और ये भी क्या होता है sp3d2 होता है। बट इसमें 1 लोन पेयर होता है, और इसमें भी 1 लोन पेयर होता है, इसमें 2 लोन पेयर होते हैं, और इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं होता। तो इसकी जो शेप होती है वो ट्राइगोनल पिरामिडल होती है NH3 की। तो ट्राइगोनल पिरामिड मतलब कि ये फर्स्ट का आपका ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर 4 ही इसका आंसर हो जाएगा आपका, फर्स्ट उससे ही निकल रहा है
और ऑप्शंस को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चंस को जल्दी करने की वो होती है। यहाँ पे तो आप सॉल्व कर लोगे, आपको क्योंकि सारा सॉल्यूशन पता होना चाहिए, ये आप तभी कर सकते हो। ठीक है, इन केस मान लो जैसे यहाँ पे ये इसको घुमा के थर्ड कर देता, यहाँ पे फोर्थ, इन दोनों ऑप्शंस को चेंज कर देता, ठीक है, तब हमें क्या करना पड़ते, सारे ऑप्शंस देखने पड़ते। बट हम फिर भी देख लेते हैं। जो BF3 होता है, BRF5 जो होता है वो आपका स्क्वायर पिरामिडल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सेकेंड बी का हो जाएगा फोर्थ। SP3D2 जो XEF4 है वो आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। ये आपका स्क्वायर प्लेनर हो गया। और ये आपको देखो NCERT से दे रखा है, इसको NCERT के इसमें अलग अलग पेजेस दे रखे हैं, है वो पेज नंबर 112, 114 और 115, 3 टेबल दे रखी हैं। उन तीनों टेबल्स को मैंने यहाँ पे आपका देखो ये दे रखी 3 टेबल हैं ये अलग अलग। ये रहा NH3 का ट्राइगोनल पिरामिडल, और ये देखो आपका SF6 का हो गया ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और आपका BRF5 का हो गया स्क्वायर पिरामिडल, और XEF4 का स्क्वायर प्लेनर हो गया। ठीक है, तो ये NCERT में भी दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में देखो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द 3 आइसोमेरिक पेंटेन फॉलोज द ऑर्डर एंड पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ये दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद पूछा है कि व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीज, स्टेटमेंट फर्स्ट ये दे दिया है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इनके साथ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीज द मॉलिक्यूल अटेन्स ए शेप ऑफ दिस shape of sphere, this result in small surface area of contact due to which the intermolecular force between the spherical molecule are weak, thereby lowering the boiling point। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ, जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज करती है, जैसे जैसे ब्रांचिंग क्या करेगी, आपकी ब्रांचिंग इंक्रीज करेगी, वैसे वैसे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, तो एन पेंटेन जो हो गया वो तो स्ट्रेट चेन हो गई। आइसोपेंटेन हो गया जो आपका इस तरीके से रहता है, उसे कार्बन के साथ ऐसे जो रहता है उसे आइसोपेंटेन बोलते हैं, और जो इसके साथ रहता है उसे नियोपेंटेन बोलते हैं। मतलब कि इसके अंदर क्या है, ब्रांच ज़्यादा बढ़ रही है, इसके अंदर कम है, इसके अंदर सबसे ही कम है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी आपकी, सही हो जाएंगी। जैसे कि देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमरिक हेलो एल्केन डिक्रीज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। फिर ये देखो क्वेश्चन नंबर आपको मतलब डायरेक्ट ही दे दिया, ये रहा। तो ये भी आपका डायरेक्ट NCERT से क्वेश्चंस को पूछ लिया है। ये आपका जो पेज नंबर है, ये आपका पेज नंबर 168 पे है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो आपकी ये इसमें क्या हो गया, इसकी जो दोनों स्टेटमेंट होंगी वो ठीक हो जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेज, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जिनके अंदर एंट्रोपी इंक्रीज करती है। ठीक है, ये देखो आपको नीचे दे रखा है इसका, ये डायरेक्ट NCERT से पूछ लिया है इसने। प्रॉब्लम नंबर 5.10 है जिसके अंदर देखो ए लिक्विड क्रिस्टलाइजेज इनटू ए सॉलिड। ठीक है, इसके बाद टेम्परेचर ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज 0 केल्विन से 150 केल्विन। सेकंड है NaHCl3 से इतने NO2 प्लस CO2 प्लस H2 गैस से ये 2। तो देखो जो आपका फर्स्ट है, फर्स्ट सॉल्यूशन की क्या है, आफ्टर फ्रीजिंग द मॉलिक्यूल अटेन द ऑर्डर स्टेट देयरफॉर एंट्रोपी डिक्रीज करती है। इसमें क्या करती है आपका फर्स्ट वाले में, जब लिक्विड क्रिस्टलाइजेज से सॉलिड में जाता है तो एंट्रोपी आपकी डिक्रीज करती है फर्स्ट वाले में। सेकंड में 0 केल्विन द कंटिन्यू पार्टिकल्स आर स्टैटिक एंड एंट्रोपी इज मिनिमम इफ टेम्परेचर इज रेज 150 केल्विन से दीज बिगन टू मूव ऑसिलेट। ये 0 केल्विन से 150 केल्विन पे जब जाती है, ठीक है, एंट्रोपी मिनिमम हो जाती है, डिक्रीज करती है। ऑप्शन देखो अब आप यहाँ पे, ए लिक्विड एवोपरेट टू वेपर टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड और लोअर्ड फ्रॉम 130 केल्विन टू 0 केल्विन। इसने पूछा है किस में इंक्रीज करती है। ठीक है, तो ए वाले में अभी देखा था इंक्रीज कर रही है, टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोअर से 130 केल्विन से 0 केल्विन, ये उल्टा करके पूछ लिया। उसमें डिक्रीज कर रही थी, इसमें क्या है टेम्परेचर को रिवर्स कर दिया। इसमें तो एंट्रोपी मिनिमम होती है 130 केल्विन से, आपकी 130 केल्विन से 0 केल्विन पे एंट्रोपी मिनिमम होती है। देखो यहाँ पे दे रखा है
आपकी 0 केल्विन से 150 पे क्या होती है, मिनिमम होती है। ये रहा आपका 0 केल्विन से 150 पे क्या होती है, एंट्रोपी मिनिमम होती है, जो कि ये क्या बोल रहा है ऑप्शन में आपका, देखो यहाँ पे। अब देखो सी Na3 Na2CO3 प्लस CO2 इसमें भी क्या करती है आपकी, इंक्रीज करती है, ठीक है। और Cl2 से 2Cl ये इसमें भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। मतलब ए भी सही है आपका, और आपका सी सही है, और आपका डी। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो ये एनसीईआरटी में दिखा रखा है आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कर रहा है कि जो 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको ट्रीट किया जा रहा है। ट्रीटेड 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज ट्रीटेड विद 25 मिलीलीटर ऑफ 0.75 HCl मोल HCl। द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड इज इक्वल टू, ठीक है। हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास बताना है कि वो कितना अनरिएक्टेड हो जाएगा। 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो वो ट्रीट कर रही है 25 मिलीलीटर ऑफ, इतने आपकी वो है मोलरिटी दे दी है HCl की, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो आपका NaOH है वो HCl के साथ क्या करेगा, रिएक्ट कर रहा है। हमें ये बताना है कि देखो अब इसमें क्या पूछा है हमें, सबसे पहले इसमें ये पता होना चाहिए कि देखो इसमें कितना, ये जो इसका कि सबसे पहले हमें इसमें HCl का, इसमें हमें 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो दे दिया, लेकिन हमें इसमें HCl का नहीं दिया। हम सबसे पहले HCl की इसमें क्या निकालेंगे, मोलरिटी निकालेंगे कि इसमें ये इसका जो मास है HCl का वो कितना है और इसका कितना रिएक्ट कर गया है, क्योंकि हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो दे दिया 1 मोल। तो सबसे पहले हम इसकी मोलरिटी निकालेंगे। मोलरिटी के लिए फॉर्मूला होता है गिवन वेट इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर वेट, ठीक है, इनटू वॉल्यूम इन ml, ठीक है। तो आपको देखो हमें फिर क्या निकालना है, गिवन वेट निकालना है। गिवन वेट को हम इधर ले जाते हैं और आपका m मतलब कि मोलरिटी इंटू M2 इंटू वॉल्यूम अपॉन 1000, ठीक। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 0.75 दे रखी है, और इसकी कितनी दे रखी है, 35.5 होता है, क्योंकि इसका जो वो मास होता है आपका। सो उसके बाद 25 वॉल्यूम दे रखी 25 मिलीलीटर अपॉन 1000, ठीक है। जो ये आपका वो आ जाएगा वो 0.684 आ जाएगा निकल के। ये किसका आ जाएगा, ये मास ऑफ HCl आ गया कि इतना मास है वो HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 ग्राम था, ठीक है। अब हमें ये पूछा है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मास रिएक्ट नहीं करा है वो कितना रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो जो 36.5 ग्राम HCl है वो रिएक्ट कर रही है आपकी NaOH के साथ। कितना, 40 ग्राम होता है इसका। तो 0.68 के लिए कितना हो जाएगा, इसके लिए पूछा है 0.684 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, तो 40 अपॉन 36.5 इंटू 0.684, ये अप्रॉक्स निकल के आ जाएगा 0.750 ग्राम, ठीक है। ये आपका HCl का आ गया। अब हमें HCl का आ गया। अब हमें अमाउंट पूछा था, अमाउंट किसका पूछा था, ऑफ NaOH कि उसमें कितना लेफ्ट कर गया, ठीक है। ये 1 ग्राम दे रखा था, तो 1 ग्राम माइनस 0.75 ग्राम आपका कितना आ जाएगा, 0.25 ग्राम आ जाएगा जो लेफ्ट रहेगा, ठीक है। 0.25 ग्राम को हम किस में ले रखेंगे, मिलीग्राम में, तो 250 मिलीग्राम। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ये इथेन की बात कर रहा है, यहीं बना लेते हैं, कार्बन हाइड्रोजन 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 इसमें, ठीक है। उसके बाद ये इथीन की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एक कार्बन मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। देखो जो फर्स्ट वाला है उसमें
सिंगल कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो होता है सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है कार्बन, तो फर्स्ट वाले का वो हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, 1 सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, क्योंकि इसमें जो पूछा है कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड पूछा है। तो कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड है। तो फर्स्ट वाले का आपका क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो ईथीन है, ईथीन में कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है। तो 1 सिग्मा एंड 1 पाई। तो बी का आ जाएगा फोर्थ, फर्स्ट का थर्ड, बी का फोर्थ। एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये है। मतलब कि आप अब थर्ड देखते हैं, कार्बन में 2 पाई बॉन्ड, क्योंकि ये ऐसे होता है। ठीक है। उसके बाद जो ये ऐसे प्रेजेंट होगा तो ये कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो जाएंगे। उसके बाद इथाइन जो है, डी का क्या आ जाएगा, 1 सिग्मा है इसके अंदर और 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो डी का आ जाएगा फर्स्ट। तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या बोल रहा है, बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है ग्रुप 16 का, ये ऑर्डर दे रखा है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास H2O is expected to have lower boiling point than the other membrane members of the group, but due to presence of extensive hydrogen bonding H2 it is has higher boiling point। क्यों, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपकी राइट हैं। क्यों, क्योंकि जो डाउन द ग्रुप होता है वो बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है। बट इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से जो H2O का होता है वो इंक्रीज कर जाता है एक्सेप्शनली। ठीक है। तो इस वजह से जो होना तो ये चाहिए था, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करना चाहिए था, सबसे पहले इसका होना चाहिए था, बट एक्सेप्शनली इसका हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट जो है एक्सपेक्टेड लोअर हो जाती है बॉइलिंग पॉइंट देन द अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, इट हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट। बहुत स्टेटमेंट कौन सी हैं, ट्रू है आपकी। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स, गलत। फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, गलत। फर्स्ट फॉल्स है बट सेकंड ट्रू, गलत। दोनों स्टेटमेंट क्या है आपकी ट्रू। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, ये आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछ लिया है कि देखो लिंकेज आइसोमर में देखो CONS3 2,5NO2। ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये देखो मतलब कि CONS3 2NO2Cl2। तो फर्स्ट वाले का क्या आ जाएगा, सेकंड लिंकेज आइसोमर, फर्स्ट वाले का क्या आ जाएगा, सेकंड। तो 2 ऑप्शन मिल गए। उसके बाद CONS3 5SO4Br। ठीक है। ये देखो इसमें कोऑर्डिनेशन आइसोमर दे रखा है COCrCN, ये CrCO वाला क्या है, सी ऑप्शन में क्या आएगा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब सी का आपका हो जाएगा फोर्थ कोऑर्डिनेशन आइसोमर। तो फर्स्ट का तो आपका सेकंड ऑप्शन आ गया, सी का फोर्थ इसमें है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आयोनाइजेशन आइसोमर में देखिए CONS3SO4Br, बी वाले का क्या हो जाएगा आपका आयनाइजेशन आइसोमर हो जाएगा। ठीक है। सी वाले का आपका फोर्थ हो जाएगा। और जहाँ पे भी ध्यान रखना वाटर आ जाए तो वो सॉल्वेट आइसोमर या फिर हाइड्रेटेड आइसोमर का फॉर्मेशन करता है। वाटर जहाँ पे भी आ जाए वहाँ पे आँख बंद करके सॉल्वेट लगा देना। तो आपका आंसर नंबर जो 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो राइट आंसर होगा। ये भी आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा है, पेज नंबर 127 से पूछा है, देखो डायरेक्ट। ठीक है। ये देखो आपका सॉल्वेट वाला भी पूछ लिया, यहाँ सॉल्वेट वाला भी दे रखा है, सॉल्वेट आइसोमर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 65, इसमें एल्कीन से क्या बना रहा है, एल्डिहाइड बना रहा है। तो करेक्ट रिएजेंट बताना है हमें। ठीक है। इसका करेक्ट रिएजेंट क्या होगा, तो BH3H2O2 PCC, उसके बाद BH3H2O2O2 एल्कलाइन KMnO4, और थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है H2OH पॉजिटिव PCC, और फोर्थ ऑप्शन है H2OH पॉजिटिव या फिर CO3। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 का वो फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि जब सबसे पहले ये जाएगा BH3 तो हाइड्रोजन और BH3 इसके पास
जाके जुड़ेंगे। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ पे आपका BH3 जुड़ जाएगा और ये आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। उसके बाद जो है एल्कीन जो है यहाँ पे ये रिएक्ट करेगी और H2O2 जो है वो आपका फॉर्मेशन कर लेगा। देन उसके बाद PCC जो पायरोडीन क्लोराइड है वो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है हमेशा, तो लास्ट वाले में ये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बताना है। देखो जब भी कार्बोकेटाइन की बात करेगा तो कार्बोकेटाइन में हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आपका हाइपर कॉन्जुगेशन जो कार्बोकेटाइन से डायरेक्टली अटैच्ड एटम जो हाइड्रोजन होते हैं उन्हें काउंट करते हैं। यहाँ पे 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर हो जाएंगे। यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे ओनली वन हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए 1 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 1 हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगा। यहाँ पे आपका कितना है, 7 हो जाएंगे। यहाँ पे 7 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होंगे क्योंकि 3 ये रे और 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो 3 और 2 5 और 2 7 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसमें। और इसमें कितने हैं आपके 3 और मतलब सॉरी यहाँ पे कितने हैं आपका, यहाँ पे आपका 2 और यहाँ पे आपका 1, मतलब कि यहाँ पे 3, यहाँ पे कितने होंगे आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल कौन सा हो गया, 7, मतलब कि इसके अंदर 7 प्रेजेंट है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 67 को आपका डायरेक्ट NCERT से पूछ लिया है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछा है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वैसे तो आपकी क्या करती है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है। जो ऑप्शन में दे रखा है, जैसे आपका सबसे पहले आपका क्या आता है, कार्बन, देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और सिलिकॉन जो है कार्बन के जस्ट नीचे आएगा। तो लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, आपकी इंक्रीज करती है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका फ्लोरीन का आएगा, फ्लोरीन, सिलिकॉन, 2 ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए। तो फर्स्ट और फोर्थ में से देखेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन दे रखा है तो ये ऑप्शन भी गलत, तो ये हो जाएगा फोर्थ आंसर, ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन, उसके बाद आपका सिलिकॉन, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी इंक्रीज करती है। और देखो इसको टेबल में से भी कर सकते हैं, कार्बन की 2.5, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 3.5, फ्लोरीन की 4.0 दे रखी है। तो लेफ्ट टू राइट क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। उसके बाद सिलिकॉन की सबसे लास्ट में आएगी 1.8 आपकी आ जाएगी। तो ये आपकी पीरियोडिक टेबल में भी, मतलब आपका NCERT में भी इस टेबल में से डायरेक्ट ये क्वेश्चन उठा के यहाँ से पूछ लिया है। ठीक है, पेज नंबर कितना है, ये पेज नंबर आपका 91 है और ये टेबल आपकी कौन सी है, 3.8 दे रखी है। पहले पेज नंबर कौन सा है, 91 है, याद रखना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आया है। मतलब आपको NCERT तो बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT को आपको करना है। NCERT के बिना तो आपके, जिसने NCERT कर ली अच्छे से, मतलब कि वो नंबर आपके अच्छे खासे ले जाएगा केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, आप बायो में भी वैसे भी पेपर सारा NCERT से आता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या करना है, विच प्लॉट ऑफ log k वर्सेज 1/t टेम्परेचर इज अरेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बताना है। मतलब कि log k के अंदर और 1 टेम्परेचर के अंदर अरेनियस इक्वेशन जो होती है उसके अंदर हमें एक ग्राफ बताना है कि कौन सा जो ग्राफ होगा, मतलब कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ग्राफ बताना है, इसका ग्राफ कैसा होगा। हमें पता है कि जो आपका इक्वेशन होती है वो क्या होती है, k = AE - EA अपॉन RT होती है। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन होती है। तो हम दोनों तरफ log लेंगे, log k = log A - EA अपॉन RT। ठीक है, फिर log A प्लस log नेचुरल log E - EA अपॉन RT। नेचुरल log EA जो है ये आपका नेचुरल log E है, जो ये आपका इससे क्या होगा, log से कट जाएगा। उसके बाद जो आपकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, नेचुरल log k = log A - EA अपॉन RT। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्लोप बताना है। तो जो आपने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है y = mx + c। तो यहाँ पे m जो है आपका, जैसे हम स्लोप बोल रहे हैं, वो क्या होता है, -EA अपॉन
आर टी, मतलब ई अपॉन आर हो गया, ठीक है। और एक्स जो है वो आपका वेरिएबल है, 1/t हो गया। और सी जो होता है वो इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। तो सी जो है वो क्या है, आपका इंटरसेप्ट है। तो जो 1/log नेचुरल लॉग के और टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन आ रहा है, ठीक है, वो कैसा आ रहा है, आपका नेगेटिव में आ रहा है। मीन्स दैट कि जो स्लोप है वो आपका नेगेटिव की तरफ ही जाएगा, मतलब नीचे से नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर तो बिल्कुल जाने से रहा, क्योंकि ये किस में दे रखा है, नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड हो जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखो ये इसको डायरेक्ट इससे भी पूछ लिया है, एनसीईआरटी में इसको दे रखा है। देखो ये रहा आपका नेचुरल लॉग ए, ये रहा कांस्टेंट फॉरवर्ड, उसके बाद जो टेम्परेचर है 1/t और 1/k के बीच में जो इंटरसेप्ट है, देखो नीचे वो नेगेटिव में दे रखा है। तो पेज नंबर 80 पे ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका जो ग्रुप 16 है, ठीक है, उसमें से माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है कि किसके अंदर नहीं होती। ऑक्सीजन हो गया, सेलेनियम हो गया, आपका ये टेरेनियम हो गया, उसके बाद पोलोनियम, इनकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। इसकी जो होती है वो -2 होती है, -1 होती है, +1 हो सकती है, और इसकी +2 हो सकती है, ठीक है। इसकी -2 होती है, +2 होती है, +4 हो सकती है, एंड +6 हो सकती है, ठीक है। इसकी -2 होती है आपकी, इसकी +2 होती है, इसकी +4 होती है, एंड +6 होती है। इसकी जो होती है वो +2 एंड +4 दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ये। तो इसने पूछा है कि माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है पोलोनियम, इसकी नहीं होती। ऑप्शन आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 70 जो है वो फिर से एनसीईआरटी से उठा के आपको दे दिया है। तो इसमें क्या पूछा है, फर्स्ट ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी पूछा है, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो आपकी लेफ्ट टू राइट क्या करती है, इंक्रीज करती है। देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये लेफ्ट टू राइट क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। बट बोरोन और बेरिलियम में क्या होता है, एक्सेप्शनली जो बोरोन होता है, बेरिलियम की जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है एज कम्पेयर टू बोरोन। तो बोरोन की बाद में आती है। तो सबसे पहले जो आपकी किसकी आएगी, नाइट्रोजन की आएगी, ठीक है। ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। उसके बाद नाइट्रोजन के बाद कार्बन की आएगी, कार्बन। बोरोन के बाद फिर आपकी बेरिलियम की आएगी पहले। तो बोरोन के बाद, देखो बोरोन को बाद में दे रखा है, बेरिलियम को पहले दे रखा है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा वो राइट आंसर होगा। इसमें इस टेबल में देखिए आप, ये देखो बेरिलियम, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ठीक है, और लिथियम। इस टेबल के अकॉर्डिंग भी आप इसका आंसर कर सकते हो, जो कि फिगर 3.6A एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। ये आपका पेज नंबर 87 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस। देखो इसमें है जो दोनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। ये देखो मैं आपको एनसीईआरटी से बताती हूँ अभी। यहाँ देखो, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन एंड एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन। किसकी वजह से नहीं करता, एनिलीन रिएक्ट नहीं करता फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन से, किसकी वजह से, क्योंकि वो साल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी राइट हो गई, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस। स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या हो गई, राइट हो गई। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। ये भी आपका एनसीईआरटी के पेज नंबर 273 पे दे रखा है, ये देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 जो है, बोथ CONH3 होल ट्वाइस 6 3 COF6 3 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आर ऑक्टाहेड्रल बट डिफर इन देयर मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो क्या है, CONH3 इज डायमैग्नेटिक वेरा COF6 नेगेटिव इज पैरामैग्नेटिक, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका जो CONH3 जो होता है, कोबाल्ट NH3 CO होल ट्वाइस NH3 होल ट्वाइस 6 जो कोबाल्ट आयन होता है वो डायमैग्नेटिक होता है। ये भी क्या बोल रहा है, ये डायमैग्नेटिक होता है। और आगे देखिए COF1 ये कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक और ऑक्टाहेड्रल होता है।
तो बिल्कुल स्टेटमेंट सेकंड तो बिल्कुल राइट हो गई, ये दे रखा आपका, ठीक है। अब स्टेटमेंट फर्स्ट वाली देखिए, बोथ CONH3 होल ट्वाइस कॉम्प्लेक्स आर ऑक्टाहेड्रल। देखो ये ऑक्टाहेड्रल होते हैं बट डिफरेंट होते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर में। ये ऑक्टाहेड्रल होते हैं ज्योमेट्री में एंड इज डायमैग्नेटिक बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड। ये डायमैग्नेटिक होता है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल होता है इन डायमैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जो आपका COF6 3 नेगेटिव जो होता है वो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। CONH3 जो होता है वो डायमैग्नेटिक इन नेचर होता है। ऑप्शन स्टेटमेंट सेकंड जो है वो दोनों ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गए। और ये कैसे होते हैं, ऑक्टाहेड्रल होते हैं। ये देखो आपका ऑक्टाहेड्रल दिखा रखा है और डिफरेंट इन मैग्नेटिक बिहेवियर भी शो करते हैं, ठीक है। ये तो आपका ये क्वेश्चन भी किससे हो गया, NCERT से हो गया। इसलिए क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो दोनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो क्वेश्चन नंबर 73 को डायरेक्ट आपका NCERT से पूछ लिया है, एग्जाम्पल नंबर 4.7, ठीक है। और पेज नंबर आपका क्या हो गया, 101 हो गया, ठीक है। E0 वैल्यू फॉर द Mn3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव कपल इज मोर पॉजिटिव देन द CR3 पॉजिटिव ड्यू टू चेंज ऑफ, ये देखो मोर कपल पॉजिटिव देन द CR3 एक्सप्लेन मच लार्जर थर्ड आयनेशन में एनर्जी ऑफ मैग्नीज वेयर द रिक्वायर्ड चेंज इज मेनली D5 से लेके D4। तो कितने से, D4 से लेके D5 कॉन्फ़िगरेशन इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस आल्सो एक्सप्लेन वाई द पॉजिटिव 3 स्टेट ऑफ मैग्नीज लिटिल इम्पोर्टेंस। तो ये इसको डायरेक्ट एग्जाम्पल से क्वेश्चन को पूछ लिया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, D4 से D5 ये दे रखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पेज नंबर 101 पे है NCERT के पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जो MN वैल्यू होती है, MS वैल्यू होती है, L वैल्यू होती है, N वैल्यू जो होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है। ये भी देखिए आपका जो N वैल्यू होती है साइज ऑफ द ऑर्बिटल को बताती है एंड ऑल्सो लार्ज एक्सटेंट वैल्यू को बताती है एनर्जी के बारे में। तो N वैल्यू जो है वो किसको बता रही है, ऑर्बिटल के बारे में बता रही है। साइज ऑफ द ऑर्बिटल मतलब कि जो D ऑप्शन है उसका सेकंड हो जाएगा, D ऑप्शन सेकंड, मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जो वही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक ऑप्शन से ही क्वेश्चन एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम और भी देख लेते हैं, देखो M वैल्यू होती है, MN वैल्यू जो होती है ओरिएंटेशन के बारे में बताती है। ये देखो M वैल्यू जो ओरिएंटेशन के बारे में बता रही है, ये देखो। और देखिए आगे S वैल्यू जो है वो स्पिन कॉम्प्लेक्स के बारे में बताती है, ठीक है। ये MS वैल्यू जो स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बताती है, इलेक्ट्रॉन स्पिन के बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों ऑप्शंस को उठा के यहाँ से और डायरेक्ट ये पूछ लिया है कि पेज नंबर आपका 56 पे दे रखा है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। ये देखो MS को भी यहाँ पे दिखा रखा है, रेफर टू ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या पूछ रहा है, फॉर द रिएक्शन 2A गिव्स B+C, इसमें Kc की वैल्यू दे दी आपको। एट ए गिवन टाइम द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज दिस, ये दे रखा है। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा है जो करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। किसी भी गिवन टाइम पे जो Kc होता है, ठीक है, उसे हम कैसे निकालते हैं, उसे हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि इसमें Kc की वैल्यू दे दी आपको 4 × 10⁻⁻3, ठीक है। रिएक्शन कोसेंट जो होता है वो कैसे निकालते हैं हम, जो प्रोडक्ट होता है मतलब B की कंसनट्रेशन, जैसे आपका ये दे रखा है 2A गिव्स B+C, ठीक है। तो रिएक्शन कोसेंट में क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन होती है, सॉरी ये यहाँ पे C आएगा, अपॉन में जो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन होती है, जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट क्या दे रखा है 2A दे रखा है, तो इसकी जो आगे कोशेंट है वो उसकी पावर बन जाती है, ठीक है। अब इसमें जो वैल्यू है उसको पुट कर दीजिए, 2 × 10⁻³ इंटू 2 × 10⁻³ क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम दे रखी है, ये दे रखा आपका। उसके बाद जो A की वैल्यू दे रखी है आपकी वो 2 × 10⁻³ का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन कोशेंट कितना आ जाएगा आपका 1 निकल के आ जाएगा। तो इसमें जो रिएक्शन कोशेंट होगा उसकी वैल्यू Kc से क्या आ जाएगी, ज़्यादा आ जाएगी। तो ये कैसी डायरेक्शन में चले जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला, सॉरी ये किस डायरेक्शन में चले जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन हैज़ टेंडेंसी टू गो इन
बैक बार डायरेक्शन, ये यहाँ पे आप एनसीईआरटी में भी इसको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 75 जो है वो आपका पेज नंबर 182 पे है, ये दिखा रखा है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर प्रॉब्लम 6.7 जो दे रखी है, इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर दिया है बस, और क्वेश्चन बिल्कुल सेम है एज इट इज़। तो ये देखो, ये आप यहाँ से देख सकते हो। मैं जो ये पेपर है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी। इसको क्वेश्चन नंबर 75 तक मैंने आपको करा दिया है। नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो 76 से क्वेश्चन से कराऊंगी मैं। अगर ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।